एक वसीयत ऐसी भी, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। एक बार उन्हें मेरे सामने ले आओ। एक बार मैं उन्हें देख लूंगा तो आराम से मर सकूंगा। नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये बोझ लेकर मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता। ये अल्फाज उस लाचार मायूस बाप के थे जो बीमार पड़ा हुआ अपने आखिरी वक्त में अपने बेटों से मिलने की उम्मीद में था कि एक बार कोई मेरे बेटों को मुझसे मिलवा दे तो मैं चैन से इस दुनिया से जा सकूंगा। एक बीमार बाप के आखिरी वक्त में जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उसके लिए इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि उसकी औलाद उससे मिलना ही नहीं चाहती थी। क्या कोई औलाद ऐसी भी हो सकती है? रात के घने साये में, बादलों की कड़कड़ाती बिजली में उस बेबस बाप के अल्फाज बादलों की गड़गड़ाहट को और ज्यादा बुलंद कर रहे थे, जो दिल पर ऐसा वार करते थे जिसका जख्म किसी को दिखाया नहीं जा सकता था। ऐसा क्या हुआ था कि उनके बेटे उनके आखिरी वक्त में भी उनके साथ नहीं थे? अपनी अंतिम सांसें ले रहे एक लाचार बाप अपनी मौत के इंतजार के साथ साथ अपने बेटों के इंतजार में भी था और अपनी बूढ़ी आंखों से दरवाजे पर बार बार टकटकी लगाए हुए था। तभी अतीत के साए के पन्ने एक एक करके खुलते चले गए और वे बूढ़ा लाचार बेबस बाप अपनी अतीत की किताब में खो गया। एक प्यारा सा खुशियों का संसार था जिसमें वह बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम किशोर था और उसकी पत्नी कमलेश थी। जब उनकी शादी कमलेश से हुई तो उनके पास कुछ भी नहीं था। माँ बाप का दिया हुआ एक टूटा फूटा घर था। जब कमलेश उनकी जिंदगी में आई तो दोनों ने खूब मेहनत करके खूब पसीना एक करके अपनी कमाई से अपना आशियाना बनाया। कमलेश और किशोर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कमलेश अपने पति की ऐसी हमसफर थी जिसने अपने पति के हर कदम, हर मुसीबत, हर मुश्किल, हर परेशानी, हर हाल में उनका साथ दिया। किशोर कमलेश को अपनी हमसफर के रूप में पाकर बहुत खुश थे। कमलेश भी किशोर का अपना जीवन साथी पाकर फूले नहीं समाती थी। जब दो हमसफर में प्यार इतना गहरा हो तो बरकत के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके यहाँ बेटी ने जन्म लिया। फिर कुछ समय बाद दूसरी बेटी ने जन्म लिया। बेटियां थोड़ी बड़ी हुई तो अपने माँ बाप के साथ मिलकर और ज्यादा मेहनत और कठिन परिश्रम से बहुत कुछ हासिल कर लिया था। अब उनके पास काफी प्रॉपर्टी हो चुकी थी। उनका एक बड़ा घर और 5 दुकानें थी और बहुत सी जमा पूंजी इकट्ठी हो चुकी थी। कमलेश ने 3 बेटों को जन्म दिया जिनमें 2-2 साल का अंतर था। बेटियों के अच्छे घर से रिश्ते मिलने पर कमलेश और किशोर ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। बेटे बड़े हुए तो किशोर और कमलेश ने एक एक साल के अंतर से तीनों बेटों की भी शादी कर दी। किशोर का बड़ा बेटा रवि ज्यादा कामकाज नहीं करता था। बाकी 2 बेटों ने अपनी अपनी पसंद के काम चुने और उसी में व्यस्त रहते थे। बाबूजी को बिना काम किए आनंद ही नहीं आता था। वे किसी न किसी काम में लगे रहते थे और कमलेश जी भी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। आराम करने का तो मतलब ही नहीं था। वे कहती थी कि जितना काम करना है अभी करना है। जब मेरी बहू आएंगी तब वे मुझे काम भी नहीं करने देंगी। लेकिन कमलेश जी की ये सोच बिल्कुल गलत निकली। जो उम्मीदों का सागर उनके मन में था वह एक पल में बहता चला गया। अब उनकी बहुओं के आने के बाद उन्हें और ज्यादा काम करना पड़ रहा था। काम तो कमलेश की जिंदगी का हिस्सा था जिसे वह खुशी खुशी कर लिया करती थी। लेकिन घर में बहुओं के कदम आते ही घर का नक्शा ही बदल गया था। तीनों बहुएं आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। काम को लेकर तीनों में बहस होती रहती थी और कमलेश जी को ताने मारती रहती। इन्हें देखो, इस उम्र में भी कैसे जवानों की तरह काम करती रहती है। बड़ी बहू ने नाक चढ़ाते हुए कहा। हाँ, करेंगी क्यों नहीं जब इतना माल खाती हैं। मजली ने भी मुंह बनाते हुए कहा। छोटी ने खींचते हुए कहा, हमें तो इतना खाने पीने को मिलता भी नहीं है। इनके पतिदेव तो इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। तीनों बहुओं की आपस में बनती नहीं थी, लेकिन जब सास को ताने मारने हो तो तीनों की बहुत अच्छे से बन जाती थी। जबकि कमलेश जी तीनों बहुओं के खाने पीने में कोई कमी नहीं आने देती थी। किशोर और कमलेश जी के यहाँ पोते पोतियों ने भी जन्म ले लिया था। किशोर और कमलेश जी अपने पोते पोतियों को बहुत प्यार करते थे। किशोर जी अपने सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उपहार लाते रहते थे। अपने पूरे परिवार को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ जतन करते रहते थे।
लेकिन किशोर जी के इस जतन को देखकर उनकी तीनों बहुओं को बर्दाश्त नहीं होता था। पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठे देखकर उन्हें परेशानी गुजरने लगी। वे चाहती थी कि हम सब अपने अलग अलग चूल्हे कर लें तो बेहतर होगा। तीनों भाइयों में फूट डलवाने के काम शुरू कर डाले और घर की शांति भंग करने में जुट गई। एक दिन घर में बहुत बड़ा हंगामा करके उन तीनों ने अपने सास ससुर का चूल्हा अलग और अपना तीनों का अलग अलग कर लिया। जिस घर में एक साथ इकट्ठा खाना बनता था, एक साथ घर के लोग खाना खाया करते थे, अब उसी घर में 4 चूल्हे हो चुके थे और सब अलग अलग टाइम से बनाकर अलग अलग बैठकर खाना खाने लगे। कमलेश जी को तो काम करने की आदत थी। सुबह अपना काम उसी समय से किया करती थी और कमलेश जी बहुत साफ सफाई वाली महिला थी। उन्हें घर में बहुत ज्यादा साफ सफाई पसंद थी। हर एक काम सफाई से किया करती थी। कमलेश जी जितनी सफाई से काम करती, बहुएं उतनी ही गंदगी से काम करती थी। कमलेश जी अपने काम के साथ साथ अपनी बहुओं के काम भी कर दिया करती थी। कमलेश जी का मझला बेटा कमलेश जी के हाथ का ही बना खाना खाता था। उसको अपनी पत्नी के हाथ के खाने में स्वाद नहीं आता था। किशोर जी का छोटा बेटा बचपन से ही बीमारी से ग्रस्त था। किशोर जी और कमलेश जी उसका बड़ा ख्याल रखते थे। कमलेश जी जो भी खाती पकाती सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाती थी, लेकिन बुढ़ापा तो पहरा देता जा रहा था। अब काम करते हुए उनकी सांसें फूलने लगी थी, घुटने दर्द करने लगे थे, जबान भी तुतलाने लगी थी और आंखों से कम दिखने लगा था। डॉक्टर के यहाँ दिखाया तो डॉक्टर ने आंख में लेंस डालने का सुझाव दिया, तो किशोर जी ने आंख बनवाने के लिए तारीख ले ली। एक दिन कमलेश जी कपड़े धोने बैठे तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें पूरा दिन कपड़े धोते हो गया था, लेकिन उनकी बहुएं उन्हें देखकर यह बोलती रही, इनकी हड्डियां देखो कितनी पक्की है, हमारी हिम्मत नहीं होती भाई इतना काम करने की, और ये तो काम को उठाकर फेंक देती हैं। अपनी बहुओं के ये अल्फाज उन्हें तीर की तरह लग रहे थे। तभी किशोर जी आए। अरे कमलेश, ये क्या कर रही हो? सुबह बैठी थी तुम कपड़े धोने और अब तक धो रही हो? अपनी जान से कितना काम लोगी? ओह, आ गए पतिदेव, अब होगी आज की शुरू। छोटी बहू ने सपाट लहजे में बोला। मछली ने हंसते हुए कहा, लैला मजनू, और तीनों हंसने लगी। तो किशोर जी के कानों में ये आवाज चली गई, बहू खबरदार, आज के बाद अगर ऐसी बात बोली तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। इस बात को लेकर तीनों बहुओं ने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए, जो कि हर रोज का काम था। लेकिन आज तो अपने पतियों को बढ़ा चढ़ाकर अपने ससुर जी पर इल्जाम लगाकर उनके कान भर दिए। अगले दिन कमलेश जी अपनी तबीयत बहुत अच्छी महसूस कर रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो सकती है लेकिन उनके पति नहीं। उनके पति उनका हर मुश्किल में साथ निभाते थे। सुबह उठकर नहाई, जल्दी जल्दी अपने काम किए, अपने बेटों को अपने हाथ का बना नाश्ता कराया, दर्जी के यहाँ कपड़े सीने के लिए देकर आई, घर आकर अपने हाथों में मेहंदी लगाई। ओए होए, जवान दिखने का नशा छाया हुआ है। हमारे दिल तो बूढ़े हो गए हैं और बूढ़ों के दिल जवान हो गए हैं। जवान दिखे भी क्यों ना, इनका दिल ही जवान है। तीनों बहुएं तानों के तीर चलाए जा रही थी। ये तीर कमलेश जी के दिल को छलनी छलनी कर रहे थे। उनके बूढ़े मेहंदी वाले हाथ थर थर कांप रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। उनके आंसू उनके मेहंदी वाले हाथों पर गिर रहे थे। किशोर जी को कमलेश के मेहंदी वाले हाथ बहुत ज्यादा पसंद थे, इसीलिए वो अक्सर हाथों पर मेहंदी लगाया करती थी। ये अभी की बात नहीं थी, जब से उनकी शादी हुई थी वो ऐसा ही करती चली आ रही थी। वे चुपचाप अपने कमरे में चली गई और खुद को आईने में निहारने लगी। क्या बुढ़ापा इतना बुरा होता है? क्या बुढ़ापे में कोई इच्छा नहीं होती? क्या बुढ़ापे में मेहंदी लगाना भी पाप है? क्या बुढ़ापे में दिल की तमन्ना पूरा करना जुर्म है? ये सब सवाल मैं आईने में अपने आप से कर रही थी। तभी किशोर जी कमरे में आए और उन्हें आईने के सामने खड़ा देखा। अरे वाह जी वाह, क्या बात है, मेहंदी वाले हाथ मेरे लिए लगाई है ना? किशोर जी ने कमलेश जी की आंखों में आंसू देखे तो घबरा गए। वह सारा मामला उनकी आंखों में देखकर समझ गए थे। किशोर जी ने कमलेश जी को बिठाया और उनके मेहंदी वाले हाथ अपने हाथों में लिए और कहने लगे कि मैं तुम्हें जिंदगी में उतनी खुशी नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। नहीं जी, आप मुझे मिले हैं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना। हमेशा रहूंगा, लेकिन तुमसे पहले मैं इस दुनिया से जाऊंगा ताकि स्वर्ग में और अच्छे इंतजाम तुम्हारे लिए कर सकूं। दोनों हंसने लगे और फिर गले मिलकर बहुत रोए।
सुबह तुम्हारी आग भी बननी है, चलो जल्दी सो जाओ अब, किशोर जी ने कमलेश को लिटाते हुए प्यार से कहा। अगले दिन कमलेश जी की आंख बनने का दिन था तो दोनों सो गए। अगले दिन फिर कमलेश जी खुशी खुशी जागी, काम किए, अपने बच्चों को नाश्ता कराया और हॉस्पिटल चली गई। वहां जैसे ही डॉक्टर ने अपनी प्रक्रिया शुरू की, जैसे ही इंजेक्शन लगाया, तो अचानक उन्हें दिल का दौरा आ गया। कुछ कहने सुनने का मौका भी नहीं मिला और वे किशोर जी को अकेले छोड़कर चली गई। जब किशोर जी ने उन्हें देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनके ऊपर जैसे आकाश टूट पड़ा हो, उन्हें सारी धरती हिलती हुई महसूस हुई। कमलेश उठो, उठो कमलेश उठो, तुम तो घर से खुशी खुशी आई थी, तुम तो बहुत खुश थी, तुम तो अस्पताल आते हुए कह रही थी कि अपनी बनी हुई आंख से सबसे पहले मैं आपको देखूंगी। मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? कमलेश। कमलेश का चेहरा अपने हाथों में लेकर किशोर जी रोते हुए बोले जा रहे थे, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे पहले जाऊंगा। तुम मेरे साथ बेवफाई कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे पहले कैसे जा सकती हो? किशोर की बातों से वहां हर इंसान का दिल तार तार हो रहा था। कोई भी अपने आप को रोने से रोक नहीं पा रहा था, मानो जैसे कोई छोटा बच्चा अपना खिलौना टूट जाने पर रोता है। कमलेश जी ने ये मेहंदी आखिरी बार लगाई थी। किशोर जी कमलेश जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उस मेहंदी को देखकर बस रोए चले जा रहे थे। उस दिन का दिन भी गुजर गया, सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई। अब किशोर जी की जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं था। वे एक दूसरे के सहारे अपनी जिंदगी काट रहे थे। औलाद को अच्छी परवरिश देने के बावजूद भी वे दोनों तन्हा ही थे। लेकिन अब तो किशोर जी का साया कमलेश जी, उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। अब किशोर जी की जिंदगी सूखे तालाब की तरह सूख गई थी। धीरे धीरे किशोर जी के शरीर में अनेक बीमारियों ने जन्म ले लिया। किशोर जी की सेहत अब बहुत गिर चुकी थी। अब वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे रहते थे और अपने कमरे की चार दीवारियों को निहारते रहते थे। वही दीवारें जिनको किशोर जी और कमलेश जी ने बहुत मेहनत से, बहुत अरमान से खड़ा किया था। आज उस घर में कमलेश ही नहीं है तो उन्हें वे चार दीवारें खाने को दौड़ती थी। कमलेश जी के जाने के बाद उनकी दोनों बेटियां रह रहकर अपने पिता की सेवा करके जाती थी। उनके बेटों और बहुओं ने तो उन्हें पूछना तो बहुत दूर की बात, उन्हें देखना तक छोड़ दिया था। उनके बेटों और बहुओं में वसीयत को लेकर खिचड़ी पकने लगी थी। माँ तो चली गई है और बाबूजी की भी तबीयत अब बहुत खराब है। क्या पता किस दिन उनकी टिकट कट जाए, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि उनकी जिंदगी में ही ये प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं। छोटे बेटे ने सपाट लहजे में कहा, यह काम तो हमें जल्दी ही करना पड़ेगा। मझले बेटे ने सोचते हुए कहा, हाँ देखते हैं। बड़े बेटे ने कहा। किशोर जी अपने बच्चों की ये सारी बातें सुन रहे थे और रो रहे थे और उनके दिल में गुस्से के उबाल भी उठ रहे थे। उन्होंने सबसे छोटे बेटे को आवाज दी। उनका बेटा उनके पास आया तो उन्होंने पूछा, मेरे 50 लाख जो मैंने तुम्हें दिए थे वे कहाँ हैं? आपको ही दे दिए थे, याद करो बाबूजी, उस दिन आपको जरूरत थी ना, उस दिन आपके ही हाथों में दे दिए थे। छोटे बेटे ने नजरें चुराते हुए कहा। यह बात इतनी आगे बढ़ गई कि किशोर जी का हाथ अपने छोटे बेटे पर उठ गया। इस पर अपने बाबूजी पर मझले बेटे को भी गुस्सा आ गया और तीनों बेटे गुस्से में निकल आए। बहुएं बाहर खड़े होकर ये सब नजारा देख रही थी। अतीत का एक एक पन्ना बंद होता गया और किशोर जी अतीत की किताब से बाहर आ गए। अंतिम समय में उनकी बेटियां, बड़ा बेटा, बड़ी बहू उनके पास थी। दोनों बेटे और बहू उनके पास नहीं थे। बेटियों से बार बार कहते, मेरे बेटों को एक बार मेरे पास बुला दो। दोनों बेटियां बार बार अपने भाइयों से विनती करती, लेकिन वे टस से मस ना हुए। मझले बेटे और उसकी पत्नी को तो उनकी बहनों ने मना लिया, लेकिन छोटा बेटा अपने बाबूजी के लिए इतनी नफरत लिए बैठा था कि किसी भी तरह नहीं माना। किशोर जी दरवाजे की ओर देखते रहे, लेकिन उनका बेटा नहीं आया। वही बेटा जिसको किशोर जी अपने हाथों पर रखते थे, सबसे छोटा बेटा। बीमार होने के कारण दोनों माँ बाप ने उसे हमेशा सीने से लगा कर रखा। उसका नाम लेते हुए धीरे धीरे उनके जिस्म से उनके प्राण निकल रहे थे। आंखें राह देखते देखते बंद होती जा रही थी। मन में एक आस थी। सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अपनी पत्नी के पूरे 1 साल बाद किशोर जी ने अपने प्राण त्याग दिए। बेटियां बहुत रोई, लेकिन छोटे बेटे ने मरने के बाद भी उनकी शक्ल नहीं देखी।
किशोर जी अपने सीने पर ये बोझ लेकर गए। अगले ही दिन किशोर जी का संदूक खुलने वाला था, जिसकी चाबी किशोर जी अपने बड़े दामाद को सौंप कर गए थे। सबके दिल खुशी से झूम रहे थे। बेटों बहुओं के गाल भी लाल हुए जा रहे थे। उन्हें बेसब्री से इंतजार था वसीयत का। छोटा बेटा भी यही कह रहा था कि बेटा तो मैं भी हूं उनका, प्रॉपर्टी तो मेरी भी है, मेरा हिस्सा मेरे नाम क्या होगा बाबूजी ने। दोनों बेटे बोले हाँ 3 हिस्से किए होंगे, अब हम इस घर को बेचकर अलग अलग मकान ले लेंगे। उनकी पत्नियों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। संदूक खुला, कुछ गहने थे। बेटों बहुओं की आंखें खुली की खुली रह गईं। वसीयत निकली और दामाद ने पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि गहनों पर मेरी बेटियों का अधिकार है। घर और सारी प्रॉपर्टी में भी मेरी दोनों बेटियां बराबर की हकदार हैं। दुकानों से आने वाले किराए पर भी मेरी बेटियों का अधिकार है, क्योंकि ये घर और दुकानें मेरे और कमलेश और हमारी बेटियों की मेहनत का आशियाना है। इतना सुनना था, बेटे और बहुएं आग बबूला हो गए। कहने लगे कि ये कैसी वसीयत है, ऐसी भी कोई वसीयत होती है? बहनों का इसमें क्या हिस्सा? माँ बाप की जायदाद पर तो बेटों का हक होता है। हम ही तो माँ बाबूजी के पास रहे, उनकी सेवा की। बहनें तो शादी करके अपने अपने घर चली गई। बहनें कहने लगी, किस सेवा की बात कर रहे हो तुम लोग? जीते जी तो उन्हें इतने दुख दिए कि माँ भी इसी सदमे में चली गई और बाबूजी भी दिन रात घुटते रहते थे, और मरते हुए भी उनके पास नहीं थे तुम, और सारी जायदाद चाहिए तुम्हें उनकी। बेटे और बहुएं नाक मुंह बनाते हुए बोले, माँ बाबूजी इंसाफ नहीं करके गए हैं, हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहनें बोली, उन्हें भी तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोनों बेटियां अच्छे खाते पीते परिवार में गई हुई थी। भगवान का दिया सब कुछ था उनके पास। उन्हें जरूरत ही नहीं थी माँ बाप के घर और दुकानें बिकवाने की। अपने माँ बाप के घर और दुकानों को वे कभी नहीं बिकने देंगी। वह हंसी और चिढ़ाते हुए बोली, भाइयों बेच लो मकान और दुकान और बना लो अपने अलग अलग मकान। अगर तुम ये सब कुछ बेचोगे तो हमें भी हमारा हिस्सा देना पड़ेगा। नहीं, बस अभी हम लोग इसी मकान में ही सही हैं। और पैर पटकते हुए अपने अपने कमरों में चले गए। किशोर जी अपने बेटों के स्वभाव अच्छे से जानते थे। उन्हें मालूम था कि मेरे मरते ही मेरे बेटे सारी जायदाद बेच डालेंगे, और उन्हें ये भी मालूम था कि बेटियां हमारे खून पसीने से बनाए हुए घर और दुकानों को कभी बेचने नहीं देंगी। जो घर उनके माँ बाप के प्यार का संसार था, जहां उनकी बेटियों ने जन्म लिया और अपना बचपन गुजारा, उस घर के ऐसे टुकड़े होते हुए नहीं देखेंगी। जब भी मन हो तो उनकी बेटियां मायके आ जा सकेंगी। इसीलिए उन्होंने वसीयत में ऐसी शर्त डलवा दी थी कि अगर उनके बेटे मकान और दुकानें बेचेंगे तो उन्हें बेटियों को बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। किशोर जी ने कमलेश जी के मरने के बाद ही ये वसीयत लिखवा दी थी। आज किशोर जी के बेटे उसी घर में एक साथ रहते हैं और अपने अपने रोजगार से अपना घर चलाते हैं। किशोर जी ने अपनी पत्नी कमलेश और अपनी बेटियों के साथ मिलकर अपनी मेहनत और लगन से इतनी प्रॉपर्टी की थी। वक्त बीतते गया। किशोर जी के बेटों के बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन किशोर जी के बेटे अपने बच्चों के लिए इतनी लगन और मेहनत नहीं कर पाए, जिससे आज उनके बच्चे उनके साथ वही बर्ताव कर रहे हैं जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किए थे। आज किशोर जी के बेटे अपने किए पर अपने मन में शर्मिंदगी लेकर, अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू लेकर अपने माँ बाप को याद कर करके रोते रहते हैं ईश्वर, और अपने माँ बाप से माफी मांगते रहते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।